नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 10वीं की कक्षा में स्वागत है। मैं विजयपाल शर्मा, लेक्चरर हिंदी। आज आपको क्षितिज काव्य में ऋतुराज की कविता कन्यादान लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले ऋतुराज जी का थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। यानी समाज के ऐसे लोग जो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं, वो उनकी कविता के प्रमुख विषय रहे हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, यानी अनुभवों की वास्तविकता पाई जाती है, और वे आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम आते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता है कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। माँ अपनी बेटी को बताती है कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान यानी जो आदर्श गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। सबसे पहले कोमलता और सुंदरता। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसीलिए बेटी को कवि ने माँ की अंतिम पूंजी कहा है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। आइए अब हम कविता पाठ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसके जीवन की अंतिम पूंजी हो। सबसे पहले इसमें दान जो है ऐसी वस्तु होती है, भौतिक वस्तु, जिसको हम दूसरों को दे देते हैं, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। वक्त उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है समय। पूंजी, अंतिम पूंजी शब्द आया है जिसका मतलब है पूरे जीवन भर की कमाई, यानी जीवन भर की जोड़ा हुआ धन। सबसे पहले इसके प्रसंग को हम देखते हैं कि यह जो पद्य है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री ऋतुराज जी हैं। इसमें कवि ने माँ के संचित अनुभवों की भावुकता का बहुत ही मार्मिक पक्ष प्रस्तुत किया है। व्याख्या में हम बताएंगे कि कवि ने माँ की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब लड़की का कन्यादान होता है तो सबसे ज़्यादा माँ दुखी होती है। कन्यादान करते समय जो माँ का दुख है अत्यंत करुणा से भरा हुआ और स्वाभाविक होता है। कन्यादान के समय माँ का दुख देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वह पुत्री उसके पूरे जीवन की संचित और आखिरी धन है, यानी पूरे जीवन की कमाई है, जिसे वह एक ही पल में खर्च कर देना चाहती है, दूसरे को दान में देना उसे पड़ रहा है। आज वह अपने इस जीवन के संचित धन को दूसरे के हाथों में सौंपने जा रही है। पुत्री अपनी माँ की सबसे नज़दीकी होती है और माँ के सुख दुख में काम आती है। इसीलिए पुत्री को माँ
के जीवन का अंतिम संचित धन कहा गया है। भाव सौंदर्य की बात करें तो इस पद के अंदर कवि ने नारी जीवन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। शिल्प सौंदर्य में इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज, भाव अनुकूल और खड़ी बोली है। अंतिम पूंजी पुत्री के लिए प्रयुक्त किया गया है। दान में देते वक्त में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति की इसमें प्रधानता है। करुण रस की सुंदर कविता है। दूसरा पैरा लेते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसमें शब्द हम देखेंगे। सयानी, सयानी का अर्थ है समझदार। आभास का मतलब होता है एहसास। भोली, सीधी सादी। बाँचना शब्द जो आया है ये देसी शब्द है, इसका अर्थ होता है पढ़ना। पाठिका, पढ़ने वाली। धुंधला यानी कम रोशनी। तो प्रसंग में इसमें बताएंगे कि कवि ने इस पद में माँ की ममता मई हृदय का बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण किया है। माँ के लिए बेटी भोली भाली, सरल और अबोध स्वभाव वाली होती है। कवि कहता है कि माँ की नज़रों में उसकी बेटी अभी बड़ी और समझदार नहीं हुई थी। वह बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी और जीवन में आने वाले सुखों को तो अनुभव कर सकती थी, लेकिन दुखों को सहना यानी दुखों को जानना पढ़ना उसकी समझ से परे था। वह उस प्रकार की पाठिका यानी पढ़ने वाली की तरह थी जो कम रोशनी में पढ़ती है, अर्थात जिसने जीवन में सुख ही सुख देखे हैं, जिसे पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे स्त्रियों की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में थोड़ी बहुत किताबों से पढ़ी हुई ही जानकारी थी, यानी जीवन की सच्चाई और वास्तविकता से वो अपरिचित थी। भाव सौंदर्य में इन पंक्तियों में आप बता सकते कि कवि ने बताया है कि स्त्री का पूरा जीवन रीति रिवाजों, परंपराओं और आदर्शों के बंधन में बंधकर उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना हो जाता है। सारा जीवन उन्हीं आदर्शों और परंपराओं में उसका बीत जाता है। शिल्प सौंदर्य में आप बताएंगे कि इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज, सुबोध और भावानुकूल है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों के प्रयोग से कविता में सजीवता आ गई है। करुण रस की कविता है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। भारतीय नारी के सीधे साधे और सरल स्वभाव का मार्मिक चित्रण किया गया है। शब्द चयन सार्थक एवं सटीक तथा भावानुकूल है। अब हम इसका तीसरा पैरा देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। झांकना अर्थात देखना, रीझना खुश होना, वस्त्र कपड़े, आभूषण गहने, सेकना देसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पकाना। प्रसंग में आप बताएंगे कवि ने बताया है कि माँ अपनी बेटी को प्रचलित परंपराओं व आदर्शों से अलग हटकर शिक्षा देती है। तो यहाँ एक माँ के आधुनिक समय के हिसाब से बेटी को शिक्षा दी गई है। तो बेटी को विदा करते हुए माँ शिक्षा देती है। कवि कहता है कि माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटी, तुम अपने शरीर और चेहरे की सुंदरता और कोमलता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। तुम अपनी सुंदरता और कोमलता के बारे में सोच सोचकर कमजोर मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता और की तारीफ कर कर लोग तुमसे अपना मतलब निकलवाएंगे, स्वार्थ सिद्ध करेंगे, और अपनी कमजोरी को देखकर जीवन में कहीं कमजोर मत हो जाना। आगे उन्होंने बताया कि आग पर रोटियां पकाई जाती हैं, रोटियां सेकी जाती हैं, आग से अपने शरीर को जलाया नहीं जाता। सामाजिक परंपरा के अनुसार लोगों ने स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार किया उसी के बारे में माँ अपनी बेटी को समझा रही है। आगे वो बताती है कि समाज की व्यवस्था और परंपरा के कारण तुम अन्याय और अत्याचार को सहन मत करना। और जिस तरह से मनुष्य शब्दों के जाल में या शब्दों के भ्रम के जाल में फंस जाता है, उसी तरह से
स्त्री भी सुंदर सुंदर आभूषणों, कीमती कपड़ों और आभूषणों के आकर्षण में रिश्तों और संबंधों में फंसी रहती है। स्त्रियां सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इसका भाव सौंदर्य है कि इन पंक्तियों में कवि ने नारी जीवन के प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करते हुए स्त्रियों को न केवल सौंदर्य की वस्तु बनकर सामाजिक और घर परिवार के बंधन में ना बंधे रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वस्त्र और आभूषण या परंपराओं के नाम पर तुम्हें किसी बंधन में बंधना नहीं है। शिल्प सौंदर्य में काव्यांश की भाषा सरल, सहज, प्रभावोत्पादक, खड़ी बोली हिंदी है। प्रतीकात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह इस पंक्ति में उपमा अलंकार देखने को मिलता है। पानी में झांकना मुहावरा है, यानी जीवन के बाह्य रूप को इसमें समझाया गया है। आग की उपयोगिता का चित्रण हुआ गया है। आग के गुण का वर्णन करके, आग का गुण क्या है? जलाना। लेकिन उस आग से हमें क्या कार्य लेना है कि रोटी सेकने का काम होना चाहिए, वो हमारे जीवन में हमारे जीवन को नष्ट ना कर सके। सब चयन सार्थक और सटीक है। उसके बाद माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यह पंक्तियां बहुत ही एक तरह से इस कविता का सार है। प्रसंग में आप बताएंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने स्त्री के लिए निर्धारित कमजोर आदर्शों को ना अपनाने की शिक्षा दी हुई माँ का चित्रण किया है। व्याख्या में आप बताएंगे कि कवि कहता है, माँ अपनी पुत्री को सीख देती हुई कहती है कि तुम्हें अन्य लड़कियों की तरह कोमलता, सुंदरता, आदर्शों और संस्कारों को जीवन में अपनाना, लेकिन उस कोमलता, सुंदरता, आदर्श या संस्कारों को अपने जीवन की कमजोरी मत बनाना। यानी तुम्हें कमजोरी, हीनता और परंपराओं और रीति रिवाजों को अपने जीवन की कमजोरी नहीं बनने देना है। तुम्हारे अंदर लड़की की तरह संस्कार और गुण तो विद्यमान होने चाहिए, लेकिन दुर्बलता और निर्हीता नहीं, क्योंकि नारी की सौम्यता व सुंदरता पर दुर्बलता की परत चढ़ाकर नारी का मजाक उड़ाया जाता है। भाव सौंदर्य में आप बताएंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने स्त्री के सौम्य, कोमल, सुशील आचरण और व्यवहार को उसके जीवन की कमजोरी व निर्हीता समझकर अपमान करने और अन्य लड़कियों की तरह दुर्बल आदर्शों का ना पालन करने को कहा है। शिल्प सौंदर्य में आप बताएंगे कि इस काव्यांश में माँ के हृदय में संचित पीड़ा, जो उसके जीवन भर के अनुभव हैं, उनकी पीड़ा और दर्द को प्रस्तुत किया गया है। कविता की भाषा सरल है, सहज है, भावों के अनुकूल है। माँ का क्रांतिकारी रूप यहाँ देखने को मिलता है और एक तरह से माँ इस वर्तमान समाज से अपनी लड़की को सतर्क करना चाहती है। तो बच्चों, ये कविता थी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की की जैसी दिखाई मत देना। तो इसके उत्तर में कि भारतीय जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और भारत के पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण और व्यवहार संबंधी नियम निर्धारित किए जाते हैं, जो कि सामाजिक परंपराओं और आदर्शों की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। लड़की की सौम्यता, कोमलता, भावुकता उसकी कमजोरी मानी जाती है और इन्हीं आदर्शों को छोड़कर माँ ने अपनी बेटी को अन्य लड़कियों जैसी ना दिखाई देने के लिए कहा है। दो पंक्तियां हैं, इनका आपको भावार्थ बताना है कि जैसे आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। तो पहला प्रश्न इसमें है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो आप बताएंगे कि इस पंक्ति में स्त्री की बहुत ही दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इस बताया गया है कवि द्वारा कि समाज में स्त्रियों का पग पग पर, हर एक कदम पर शोषण किया जाता है, स्त्रियों के अधिकारों का दमन किया जाता है, उसे तरह तरह से उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, शारीरिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं, यहाँ तक कि उसे दहेज के लिए जिंदा जला तक दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा कि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह से जान सके
और अच्छे और बुरे में अंतर कर सके और शक्तिपूर्वक और हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सके। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही हो उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इन पंक्तियों को पढ़कर जो लड़की की छवि हमारे सामने आती है, हमें पता चलता है कि लड़की बहुत ही सीधे सादी सरल स्वभाव की लड़की है और उसे जीवन का व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। लड़की ने अपने घर परिवार और समाज से स्त्री से संबंधित परंपराओं, रीति रिवाजों और आदर्शों को देखकर जो थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त किया था, अभी उसे परंपराओं और रीति रिवाजों और संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह बहुत ही आरंभिक ज्ञान था। उसे जीवन की वास्तविकता से परिचित होना बाकी था। अगला प्रश्न है कि माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी, यानी माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी जैसी क्यों लग रही थी। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि बेटी ही अपनी माँ के सुख दुख में साथ देने वाली और उसके साथ साथ चलने वाली होती है। बेटी माँ के सबसे नज़दीक होती है और बेटी अपने जीवन के संपूर्ण संस्कारों को अपनी माँ से ग्रहण करती है और उसके जीवन में वही संस्कार और वही गुण आते हैं जो वह अपनी माँ में देखती है। आखिरी प्रश्न, इसका पांचवा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो माँ ने अपनी बेटी को सीख देते हुए कहा कि तुम अपनी सुंदरता और कोमलता पर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि समाज स्त्री की दुर्बलताओं और कमजोरी को देखता है और तरह तरह के अत्याचार स्त्री पर करता है। जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनी है उस चीज़ का प्रयोग उसी के लिए करना चाहिए। जैसे आग रोटियां सेकने के लिए होती है, उससे स्वयं को जलाया नहीं जाता। इसी तरह जो स्त्री के कीमती वस्त्र या कीमती आभूषण हैं वो सुंदरता के लिए होते हैं, लेकिन उनके प्रलोभन में पड़कर अपने जीवन को दूसरों के हवाले नहीं करना चाहिए। इसी तरह से लड़की के तुम अपने गुणों को अपने अंदर अपनाना, सारे गुणों, परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्शों का पालन करना, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम अपने अधिकारों और शक्तियों को पहचानना और अनुचित बातों का विरोध करना, अपने घर परिवार वालों का उचित सम्मान करना, लेकिन कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। इस तरह से माँ ने अपने अनुभवों के द्वारा परंपरागत लीक से हटकर बेटी को शिक्षा दी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। जैसे कि कविता का शीर्षक भी है कन्यादान, तो क्या वास्तव में कन्या का दान होता है, ये उचित है या नहीं। तो भारतीय संस्कृति में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, लेकिन दान जो है किसी भौतिक वस्तु का होता है और जब कोई वस्तु किसी को दान में दे दी जाती है, किसी के निमित्त उपयोग के लिए दे दी जाती है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता देने वाले का, तो उसे दान कहा जाता है। यानी दान भौतिक वस्तु का होता है और जब हम किसी वस्तु को दान कर देते हैं तो देने वाले का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। तो कन्यादान से अभिप्राय है कि लड़की की विवाह के पश्चात विदाई, लेकिन यहाँ दान शब्द का अर्थ ये नहीं है कि कन्या से उसके माँ बाप का संबंध हमेशा के लिए टूट गया। कन्यादान के पश्चात लड़की को इच्छा अनुसार वस्तुएं दी जाती हैं, दान में दी जाती हैं, लेकिन उसे कन्या का दान देना नहीं कहा जा सकता। यह सामाजिक और नैतिक दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है। तो बच्चों, यह पाठ था कन्यादान और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने चर्चा की, कविता की चर्चा की। आशा है यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी पाठ के सभी प्रश्न आप अच्छी तरीके से करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी यह पाठ महत्वपूर्ण है। आप सभी का कक्षा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।